जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गया, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके, ट्रांसलेशन से लेके, जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अप्रैल 2024 प्रीलिम स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन एग्जाम्स के लिए पेड ग्रुप अभी विद इन 1 वीक शुरू हुए हैं। आप इसमें एडमिशन लेकर के इन पेड ग्रुप्स में आकर अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पहला सेक्शन हमारा एग्रीमेंट सेक्शन का होता है। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले आरईसी लिमिटेड और यूनिसेड के बीच समझौता हुआ है। यूनिसेड यानी यूनिट फॉर साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। आरईसी लिमिटेड जो महारत्न कंपनी है और एक एनबीएफसी भी है, इसने समझौता किया है यूनिसेड के साथ कि सिद्धार्थनगर जिले के करीब 75,500 बच्चों के एजुकेशन को ये दोनों मिलकर प्रमोट करने वाले हैं। अब देखिए दोनों कैसे काम करेंगे। यूनिसेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट लेगा आरईसी से। तो इसमें 9.91 करोड़ रुपए यहाँ पे आरईसी देगा, ठीक है। क्योंकि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये यूपी करंट अफेयर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी डिफेंस यूनिवर्सिटी और फ्रांस की स्टार बस्ट कंपनी के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और स्टार बस्ट कंपनी फ्रांस की, इन दोनों ने समझौता किया है एरोस्पेस, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी इनोवेशंस के लिए, ठीक है। होमलैंड सिक्योरिटी इनोवेशंस के लिए एरोस्पेस सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में
आपसी सहयोग के लिए। ये दोनों एग्रीमेंट जरूरी हैं, बाकी कोई ज़्यादा एग्रीमेंट जरूरी नहीं है। अप्रैल मंथ में आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। अपॉइंटमेंट कई सारे हुए हैं अप्रैल मंथ में। श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल ये भारत की जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। NHPC लिमिटेड हाइड्रो पावर के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में, हरियाणा। श्री राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन के नियुक्त हुए हैं। यूपी करंट अफेयर में भी इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। शेफाली बी शरण पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर नई बन करके आए शेफाली बी शरण। इससे पहले मनीष देसाई थे, मनीष देसाई की जगह अब आ गई शेफाली बी शरण। जगजीत पावड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में शामिल थी INCB में, लेकिन जो है इनका कार्यकाल खत्म हुआ था, फिर री इलेक्ट ये हुई हैं, मतलब अपनी पोस्ट पर दोबारा अगले कार्यकाल के लिए बनी रहेंगे। श्री मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल है 16वें वित्त आयोग में? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्य कांति घोष। एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष, अजय नारायण झा, ये सब हैं। वित्त आयोग के मेंबर्स जो हैं राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 280 के क्लॉज 1 के तहत ये सभी पूर्णकालिक सदस्य हैं। नए पूर्णकालिक सदस्य जुड़ गए हैं वित्त आयोग में। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं आपको नहीं भूलना है। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग का सृजन किया गया है। पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं नीति आयोग के। और श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव हैं। और रिपोर्ट की अवधि क्या होगी ये भी मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ। आयोग 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होने वाली 5 वर्ष की अवधि को सम्मिलित करते हुए अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करेगा? 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट सबमिट करना है 16 फाइनेंस कमीशन को। तारीख ध्यान रखिएगा। श्री राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बनकर के आए हैं। नितिन नारंग हरियाणा से अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। श्री राजीव गौबा LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का सृजन किया गया है। LGBTQ समुदाय द्वारा फेस की जा रही समस्याओं की जांच वगैरह करने के लिए सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले में 2023 में उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया था केंद्र सरकार LGBTQ के लिए एक समिति का सृजन करे, तो उसी क्रम में ये समिति बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में। राकेश मोहन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के तौर पर नियुक्त हुए हैं। विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर लॉर्ड निकोलस टर्न हैं और सह अध्यक्ष हैं इंदरमीत गिल। श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी वाइस एडमिरल जो पहले थे अब नए नेवी चीफ भारत के बन गए हैं। नए नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने R हरि कुमार का स्थान ग्रहण किया है। राजीव कुमार मित्तल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये किस ईयर में आया था, ये आप कमेंट करके बताइए, ईयर क्या था इसका। गीता सबरवाल भारत से इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक कोऑर्डिनेटर बनी है। यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इनकी नियुक्ति की गई है। और एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। नलिन प्रभात आतंकवाद विरोधी बल यानी कि जो है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नलिन प्रभात। अब्दुल फतेह अल सीसी ये प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, 3rd टाइम प्रेसिडेंट इजिप्ट के ये बने हैं 3rd टर्म के लिए। अद्वैता नायर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर नामित की गई हैं। अद्वैता नायर नायका नामक ब्रांड की सह संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इनको नामित किया गया है। 2024 में कई लोग नामित किए गए हैं भारत से, जैसे भूमि पेडनेकर कला संस्कृति के क्षेत्र में एक्ट्रेस हैं ये। अर्जुन भरतिया व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। प्रिया अग्रवाल हेबार ये भी एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हैं। शरद विवेक सागर ये सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। अद्वैता नायर। यूसेन बोल्ट जो धावक हैं और युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ये एम्बेसडर बने हैं। दोनों लोग बने, ध्यान रखिएगा, एक के बाद एक। मतलब पहले यूसेन बोल्ट को नियुक्त किया ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, और फिर नियुक्त किया युवराज सिंह को। इसके बाद कमल किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के सहायक महासचिव एवं विशेष प्रतिनिधि बने। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द
सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जापान पहले जापान के व्यक्ति थे, उनकी जगह पर ये आ गए कमल किशोर। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग एमसीक्यू सेक्शन में कवर करेंगे, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। कुवैत की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कुवैत सिटी, और ये पर्शियन गल्फ को फेस करने वाला कंट्री है मिडिल ईस्ट का, और ये सऊदी अरब से सीमा साझा करता है, इराक से करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, और पर्शियन गल्फ को फेस करने वाला है। जूडिथ सुमिनिवा तोलुका ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जब भी किसी अफ्रीकन कंट्री में कोई महिला बनेगी या फिर गल्फ कंट्री में बनेगी मिडिल ईस्ट में, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, हमारे एग्जाम में आता है। तो कॉन्गो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जूडिथ सुमिनिवा तोलुका। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक बने हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकादमी भोपाल। क्रिस्टीना जॉर्जीविया ये बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यानी कि IMF में सेकंड टर्म के लिए बनी है मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब पहले से थी, अब इनको दूसरे कार्यकाल के लिए IMF ने नियुक्त कर दिया है क्रिस्टलिना जॉर्जीविया। 5 वर्ष से लगातार बनी रही, इनका दूसरा कार्यकाल फिर शुरू हो रहा है अगले 5 वर्ष के लिए 2024 से। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। तमास सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं, इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू रशिया। अब बात कर ले रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले ट्यूरिंग अवार्ड ये दिया जाता है, कह सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में अवार्ड। एवी विगडरसन को मिला, इजरायली मैथमेटिशियन, इन्हें मिला है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी की तरफ से। कंप्यूटर विज्ञान में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्हें मिला है ट्यूरिंग अवार्ड। भारत एवं दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड ये किसने जीता है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। स्काई ट्रैक्स के द्वारा एयरपोर्ट्स को अवार्ड दिया जाता है विभिन्न कैटेगरी में, तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड। दोहा का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हमेशा वर्ल्ड फर्स्ट आता है स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है मीना चरांदा को, ये प्रिंसिपल प्रोफेसर हैं कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एडिथ एंड पीटर ओडोनल पुरस्कार, एडिथ एंड पीटर ओडोनल पुरस्कार प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को मिला है। ये इंडियन अमेरिकन है, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन के द्वारा अवार्ड उनको दिया गया है इमेजिंग टेक्नोलॉजी में उनके काम के लिए। एडिथ और पीटर ओडोनल पुरस्कार। ऑनररी पामे डियोर पुरस्कार ये जॉर्ज लुकास को मिला है, ये हॉलीवुड फिल्म निर्माता फिल्म प्रोड्यूसर जॉर्ज लुकास को। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार ये इसरो को मिला है, इसरो की चंद्रयान 3 की मिशन टीम को। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 2 की सफलता के लिए इसरो को। ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन ये INS शारदा को मिला है, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार जो उस समय थे उनकी तरफ से पुरस्कार मिला था ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन INS शारदा को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये अमिताभ बच्चन को और रणदीप हुड्डा दोनों को मिला है संयुक्त रूप से, मतलब दोनों को अलग अलग ये पुरस्कार दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर मेमोरियल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। जॉन डक्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ये डॉक्टर गगनदीप कंग को मिला है गार्डनर फाउंडेशन की तरफ से। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार ये विजय जैन को मिला है, स्टार स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, टाइम्स ग्रुप की तरफ से पुरस्कार मिला है इन्हें। अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफ द US वॉलंटियर पुरस्कार जैन आचार्य लोकेश मुनि को मिला है जो कि भारत से हैं। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है अमेरिकॉप्स के नाम से अमेरिका में, उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है जैन मुनि लोकेश को, जैन आचार्य लोकेश मुनि को। एल्युमिनियम स्टीवार्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक प्रमाणन ये मिला है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को को, और वेदांता एल्युमिनियम की जो यूनिट है छत्तीसगढ़ में इसे मिला है। उसके बाद साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये अवंतिका वंदनापू को मिला है साउथ एशियन एसोसिएशन की तरफ से। 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार विभिन्न लोगों को मिला है।
अब इसमें जो आपके स्टेट को बिलोंग करते हैं उनको देखिए एक बार, जैसे डीपी सिन्हा जो उत्तर प्रदेश से हैं, भारतीय रंगमंच से जुड़े हुए, इनको ये पुरस्कार मिला है, तो आप एक बार देख सकते हैं। बाकी विनायक खेड़ेकर को मिला है, गोवा से हैं ये। आर विश्वेश्वरन को मिला है कर्नाटक से। राजा और राधा रेड्डी को दिल्ली से। संयुक्त फेलोशिप इनको मिला है सुनैना हजारीलाल को महाराष्ट्र से। तो ये पुरस्कार है। संगीत नाटक अकेडमी फेलो अवार्ड छह एमिनेंट पर्सनालिटी को मिला है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। बुक्स एंड ऑथर में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किताब लिखी है सैम पित्रोदा ने। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ये पुरस्कार मतलब ये कह सकते हैं किताब लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें बेसिकली इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में, अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने बात की है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की किताब है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये मेमोयर या संस्मरण है डी सुब्बा राव का, दुव्वूरी सुब्बा राव का, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं पहले। और ये जो किताब है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उनकी किताब हमेशा पूछी गई है, चाहे बिमल जलान की किताब हो, ठीक है, या फिर किसी भी अन्य पूर्व आरबीआई गवर्नर किताब हो, उससे संबंध में पूछा जाता ही जाता है। रघुराम राजन कई किताबें पूछी जा चुकी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जस्ट अ मर्सिनरी किसके द्वारा लिखी गई है? दुव्वूरी सुब्बा राव के द्वारा। इवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये किताब है पी एस श्रीधरन पिल्लई की, जो कि गोवा के गवर्नर हैं, उनकी किताब है पी एस श्रीधरन पिल्लई की, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। नाइफ अ हैरोइंग टेल ऑफ रिजाइलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच, ये अपना संस्मरण लिखा है सलमान रश्दी ने। अब देखिए नाइफ इस किताब का नाम है क्योंकि चाकू से उन पर हमला किया गया था, अगर आपको याद हो, करीब 1-2 साल पहले, और उन्होंने अपनी एक आंख भी गंवा दी थी इस हमले में। तो उसी जो है हमले के बारे में और फ्री स्पीच के बारे में ये सलमान रश्दी ने लिखा है नाइफ अ हैरोइंग टेल ऑफ रिजाइलियंस एंड फाइट फॉर फ्री स्पीच फ्रॉम आकार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये आत्मकथा है एस रमन की, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं एस रमन, उनकी किताब है। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स थीम पर। दूसरा सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस, ये 28 मार्च को मनाया गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ये 30 मार्च को मनाया गया था। जीरो वेस्ट फॉर अ हेल्दी प्लैनेट इस बार थीम थी। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को होता है। 30 मार्च 1949 को सृजन हुआ था राजस्थान का। 79वां उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जब बिहार और ओडिशा सेपरेट हो गए थे। पहले तो देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ था 1912 में, तब जो है बिहार ओडिशा अलग अलग हुए थे। बिहार और ओडिशा ये अलग प्रांतीय बनाया गया था, लेकिन 1936 में ओडिशा बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, बिहार अलग राज्य बन जाता है 1936 से। तो ये है बिहार का स्थापना दिवस, हालांकि 1936 के हिसाब से नहीं बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं 1912 के हिसाब से, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये 4 अप्रैल को होता है। प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस इस बार थीम थी। 61वां नेशनल मैरीटाइम डे, ये 5 अप्रैल को। और बॉम्बे से लंदन के लिए जो पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज SS लॉयल्टी, ये जब चलाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम मनाते हैं। पहला जहाज जो है मतलब बॉम्बे से लंदन कब गया था, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 1919 को गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी, जनसंघ से अलग होकर के 1980 में, ये ध्यान रखता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को होता है। इस बार इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई एम्पावरिंग रिसर्च इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। ये सेलिब्रेट हम लोग करते हैं जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन के कह सकते हैं याद में हम लोग इसको मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिनको फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे, ये 11 अप्रैल को होता है। पार्किंसंस डिसीज जो है ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप को प्रभावित करने वाली डिसीज मानी जाती है। टॉक्सिन्स पर जो एक्सपोजर होता है हमारा, कई सारे टॉक्सिन्स या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से अगर हम एक्सपोज होते हैं, और कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं, उसकी वजह से पार्किंसंस डिसीज होती है। ब्रेन के नर्व सेल्स को बेसिकली पार्किंसंस डिसीज प्रभावित करने का काम करती है, ठीक है। और जेनेटिक कंडीशंस भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके बाद नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है।
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार की 105वीं वर्षगांठ, ये 13 अप्रैल को। वर्ल्ड शागास डे, ये 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को होती है। हिमाचल दिवस ये होता है 15 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे ये 15 अप्रैल को होता है। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन इस बार थीम थी वर्ल्ड आर्ट डे की। वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को होता है। रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट इस बार थीम थी। हाथी बचाओ दिवस या सेव द एलिफेंट डे ये 16 अप्रैल को होता है। बाकी ज़्यादा डिटेल इसमें जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। 35वीं वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस ये मनाया गया था 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया और थैलीसीमिया ये सब जेनेटिक डिसीज हैं, ये 17 अप्रैल को होता है। इस बार इसकी थीम थी इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को होता है। और भारत में कुल मिलाकर कितने ऐसे स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, स्थल और स्मारक? करीब 3691 और 40 जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। भारत के अलावा के इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस ऐसे हैं जिनके 40 या उससे अधिक धरोहर स्थल रजिस्टर्ड है यूनेस्को में। वर्ल्ड लीवर डे ये होता है 19 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को होता है। इसके मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी ये समझिए। 21 अप्रैल 1947 को उस दिन से ये मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था, यानी कि ट्रेनीज को जब संबोधित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिस दिन उसी दिन को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में भारत मनाता आ रहा है। वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को होता है। 1970 में इसी दिन को मनाने की शुरुआत यूएस में हुई थी। अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन को श्रेय जाता है इसको मनाने का, जो लगातार पर्यावरण बचाने के लिए तत्पर थे। इस बार इसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। इंडिया में एक लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अभी इंस्टॉल की गई है CSIR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अर्थ डे के दिन, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक ये कहाँ पे लगाई गई है? CSIR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड इंग्लिश डे ये 23 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड भारतीय पंचायती राज दिवस, ये वाटरशेड मूवमेंट माना जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए। भारत में अधिनियम यहाँ पे लागू हुआ था जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं में कन्वर्ट किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग पंचायती राज दिवस इस दिन मनाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को होता है। इस बार इसकी थीम थी एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे IP डे 26 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ये 26 अप्रैल को होता है। चेरनोबिल डिजास्टर जब हुआ था, किस दिन हुआ था? 26 अप्रैल को, इसी वजह से उसकी याद में या उसके स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आ जाते हैं। साइंस टेक में विश्व का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया प्रथम, इसका अनावरण किया गया है। असर्ट AI नामक फर्म ने एक प्रथम नामक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है। तो AI में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, ये भी AI से ही संबंधित है, नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, प्रथम नाम है इसका, और इसको किसने बनाया है? असर्ट AI नामक फर्म ने, असर्ट AI। नैनो सेंसर्स अभी डेवलप किए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के रिसर्चर्स के द्वारा। ये नैनो सेंसर्स किस काम में आएंगे? साइटोकाइन्स का पता लगाने के लिए। साइटोकाइन्स ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो हमारे सेल्स को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में। इससे क्या होगा कि जो सीरियस डिसीज होती हैं जैसे कैंसर हो गया, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट से पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है, और रिमाटोलॉजिकल डिसीजेज जो होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकेंगे कह सकते हैं नैनो सेंसर्स के थ्रू। तो किसने बनाया है इसको? IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, ये काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी फोटो वगैरह आपने देखी होगी। कार के बराबर एक मतलब कह सकते हैं मिडिल क्लास वाली जो कार आती है वैगनार जैसी, उसके बराबर ये कैमरा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा इसको कहा जा रहा है, LSST इसको बोल सकते हैं आप। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन और अमेरिका के ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसको बनाया है। ये 3200 मेगापिक्सल का कैमरा है। आपके मोबाइल फ़ोन में, महंगे वाले मोबाइल में 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल तक होगा, ये 3200 मेगापिक्सल कैमरा है।
और चिली में मौजूद वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप में इसको इंस्टॉल किया गया है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और जो गैलेक्सीज होती हैं हमारे सौरमंडल को स्टडी करने में ये हेल्प करेगा। 3200 मेगापिक्सल का कैमरा। अलग अलग देशों के जो फ्यूजन रिएक्टर हैं वो चर्चा में रहते हैं, जैसे जापान के पास एक रिएक्टर है, चाइना के पास है, तो कोरिया के पास भी है, साउथ कोरिया के पास। कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी, साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने जो उनका न्यूक्लियर टोकमाक रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर जो बेसिकली होता है। फ्यूजन रिएक्टर क्या करता है? फिशन रिएक्टर फ्यूजन रिएक्टर में अंतर रहता है कि जो सन में जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिससे एनर्जी बनती है, उसी को एमुलेट करके, उसी की नकल उतार करके एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यहाँ पे सृजित कर सकता है, भले ही थोड़े समय के लिए। तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी अचीव किया है साउथ कोरिया के इस फ्यूजन रिएक्टर ने, जिसको वो लोग आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं, ठीक है, कृत्रिम सूर्य भी बोलते हैं, क्योंकि जितना टेम्परेचर सूर्य में जनरेट होता है वो लोग इस फ्यूजन रिएक्टर में जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 48 सेकंड के लिए इन्होंने 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है प्राप्त कर लिया था। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण अभी किया गया था। रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने अभी जो है 2018 के नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो के आविष्कारों पर आधारित विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण यहाँ पे किया था। ये चब्ड पल्स एम्पलीफिकेशन तकनीक पर आधारित है। चब्ड पल एम्पलीफिकेशन तकनीक, इसका अनावरण मतलब नोबेल 2018 में किया गया था, अगर आपको याद हो। जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रकलैंड ने यही चब्ड पल्स एम्पलीफिकेशन को शो किया था, जिसके लिए भौतिकी में नोबेल इन्हें मिला था। इथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च कर दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया। इथेनॉल 100 5 राज्यों में इसको शुरू में रोल आउट किया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु। 183 ऐसे केंद्र जहां पर इथेनॉल 100 प्राप्त किया जा सकता है। इथेनॉल 100 सोच रहे होंगे आप कि 100% इथेनॉल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इथेनॉल 100 में जो इथेनॉल है वो 92 से 93% ही है, ठीक है। बाकी क्या है? मोटर स्पिरिट है, मोटर स्पिरिट है 4-5%। और 1-2% जो बच रहा है वो हाई सैचुरेटेड अल्कोहल है। तो ये है इथेनॉल 100। इथेनॉल 100 का आशय ये है कि जो नॉर्मल पेट्रोल यानी गैसोलीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे करीब 63% लेस एमिशन होता है। 63% लेसर एमिशन जो है आपको देखने को मिलता है, उत्सर्जन CO2 का, अगर इसको डाल के अपनी गाड़ी चलाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम अपनी गाड़ी में डला सकते हैं स्प्लेंडर, पैसन और इन सब में? नहीं। इथेनॉल 100 कंपैटिबल कुछ गाड़ियां अब चलना शुरू हो चुकी हैं भारत में। उनके लिए आपने देखा 183 ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर ये मिलेगा खाली पूरे देश में। तो इसका मतलब ये है कि अभी जिन व्हीकल्स में डाला जा सकता है उन व्हीकल्स की संख्या ही कम है। हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अब टेस्टिंग कर रहे हैं कि 100% इथेनॉल या फिर इथेनॉल 100 से किस प्रकार गाड़ी चलाई जा सकती है, ठीक है। तो टेस्टिंग चल रही है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके एग्जाम में इसी से कंफ्यूज करेंगे कि इथेनॉल 100 क्या है। इथेनॉल 100 कंटेन्स 100% इथेनॉल, तो ये गलत हो जाएगा। इथेनॉल परसेंटेज कितना होता है? 92 से 93% होता है, ध्यान रखना है। कितने राज्यों में शुरू किया गया, ध्यान रखना है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, न्यू दिल्ली, यूटी में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। स्पेस एक्स द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का TSAT-1A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसको क्या कहा जा रहा है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया फ्लोरिडा में। मतलब ये तो है तो भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट, लेकिन इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? फ्लोरिडा से। हीमोफीलिया फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया एफ कह सकते हैं 8th डेफिशिएंसी। वेल्लोर में हीमोफीलिया ए के लिए जीन उपचार थेरेपी का मानव नैदानिक परीक्षण भी किया गया है। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी ऑफ हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया इलाज के लिए जो कह सकते हैं जीन थेरेपी की जाती है, उसका अभी एक ट्रायल किया गया था, ह्यूमन ट्रायल किया गया था। कहाँ पे? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में, कि क्या हीमोफीलिया को इस टेक्निक से ठीक कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग यहाँ पर कुल मिलाकर की गई है। डिफेंस सेक्शन में आ जाते हैं। सी डिफेंडर 2024 नामक जॉइंट एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में, और यूएस के कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर के किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने और यूएस के कोस्ट गार्ड ने। इसके बाद इजराइल का सी डोम डिफेंस सिस्टम जो है
इलात इजराइल में इसको जारी किया था, या फिर कह सकते हैं तैनात किया था इजराइल ने। अपने शहर इलात के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध लक्ष्य को भेदने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए जहाज आधारित जो डिफेंस सिस्टम रक्षा प्रणाली है सी डोम, इसको तैनात किया था इजराइल ने। तो सी डोम ये सिस्टम किसका है? इजराइल का है। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट 1500 हॉर्स पावर इंजन। भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर के इंजन का परीक्षण कहाँ पे किया गया था? BEML मैसूर में। अब 1500 हॉर्स पावर का जो इंजन है, जाहिर सी बात है बड़े चीज़ों में इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? टैंक्स में, युद्धक टैंकों में इसका इस्तेमाल किया जाना है, बैटल टैंक्स में। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट अभी कहाँ पे बनाया गया है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। कानपुर उत्तर प्रदेश में जो है DRDO का डिफेंस मटेरियल और स्टोर रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है DRDO समर्थित, इन्होंने बनाया है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ इंडिया। देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट अभी कानपुर में बनाया गया है DRDO की फैसिलिटी में। और ये जो है लेवल 6 तक का जो एमिनिशन है उसको उससे बचा सकता है। पोर्टेबल इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम, इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको मैन पैड्स कहा जा रहा है, ये हमने किससे प्राप्त किया है? रशिया से प्राप्त किया है। ठीक है। तुर्की का 5वें जनरेशन का पहला लड़ाकू विमान अभी जारी किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? KAAN। ये टर्की का फर्स्ट 5th जनरेशन नेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब ऑबिचरीज पे आ जाते हैं। ऑबिचरीज में सबसे पहले कपिल देव प्रसाद, 52 बूटी आर्टिस्ट जो बिहार से थे, ये नहीं रहे। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में ही, लास्ट ईयर। डैनियल कॉनमैन, ये इकोनॉमिस्ट, ये नहीं रहे। पीटर हिग्स, जिनको 2013 में भौतिकी के नोबेल से पुरस्कृत किया गया था, नहीं रहे, भौतिक विज्ञानी। सुधीर काकड़, ये फेमस लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक, ये नहीं रहे। अब स्कीम्स कैंपेन में आ जाते हैं। सबसे पहले नीति फॉर स्टेट्स इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया राज्यों के लिए। नीति प्लेटफॉर्म ये किसने जारी किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने, प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, रेलवे संचार प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यों के लिए नीति यानी कि नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? जो हमारे नेशनल टारगेट्स हैं उसको प्राप्त करने में स्टेट्स का सहयोग प्राप्त करने के लिए 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं में 7 विदेशी भाषाओं में ये उपलब्ध होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। टर्निंग 18 एंड यू आर द वन अभियान, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चलाया है। इस साल जनरल इलेक्शन है तो कई सारे छोटे छोटे कैंपेन्स चलाता रहता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने चलाया है टर्निंग 18 यानी युवा वोटर्स को प्रेरित करने के लिए। और वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई इनिशिएटिव शुरू किया था फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में रोकने के लिए। लेकिन आपको सभी को पता है कि इतने सारे वीडियोस इस समय आ रहे हैं और व्हाट्सएप चलाने वाले जो हमारे बुजुर्ग जनता है वो सब पे विश्वास कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ध्यान दीजिए, AI वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, शेयर करने से पहले खासकर। इंडिया AI मिशन की बात कर रहे हैं। इंडिया AI मिशन के जो घटक हैं ये ज़रूरी हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए देखिएगा एक बार। इंडिया AI मिशन पहले तो ये है कि 7 मार्च 2024 को PM मोदी जी ने अप्रूव किया है। इसमें खर्चा कितना करेंगे? 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर 10,371.92 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा इसमें। और जो क्या क्या हमको कंपोनेंट्स प्राप्त करना है, इंडिया AI कैपेसिटी बढ़ाना है, इंडिया को AI इनोवेशन सेंटर बनाना है, इंडिया AI को मतलब इंडिया को AI एप्लीकेशंस पर काम करना है। कौन कौन से ऐप हैं जिनको AI से चला सकते हैं, फ्यूचर स्किल डेवलप करनी है लोगों की AI के मामले में, स्टार्टअप फाइनेंसिंग करनी है जो AI के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सब है। अब राज्य की योजनाओं समितियों में देखेंगे तो बिहार के बेगूसराय को विजिट किया था PM मोदी जी ने और विभिन्न तेल और गैस संबंधी प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था और कह सकते हैं कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई थी, जैसे PM मोदी जी हमेशा करते हैं। तो बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने देश के पशुधन के लिए भारत पशुधन नामक डेटाबेस राष्ट्र को समर्पित किया और 1962 किसान ऐप लॉन्च किया था। और KG बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो फर्स्ट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है वो उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं अनेबल किया था। और पहला कच्चा तेल का जो टैंकर था उसको हरी झंडी भी दिखाई थी। ONGC कृष्णा गोदावरी डीप बेसिन से जो ऑयल निकाला गया है, पहला ऑयल, उसके बाद जो वहाँ पे ड्रिलिंग शुरू हुई है उसके पहले टैंकर को हरी झंडी PM मोदी जी ने दिखाई थी। PM श्री एयर एम्बुलेंस योजनाएं शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यही पूछेंगे कि PM श्री एयर एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है, दूर दराज के इलाकों में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवाना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्रिकेट में देखेंगे। पहला इंडियन वेटरन्स प्रीमियर लीग, जिसमें वेटरन्स हमारे खेलते हैं, रिटायर्ड हो चुके क्रिकेटर्स खेलते हैं। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विजेता यहाँ पर रही थी वीवीआईपी उत्तर प्रदेश की टीम, जिसके कप्तान सुरेश रैना है। उपविजेता मुंबई चैंपियंस रहे थे, जिसके कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। इसके बाद लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2024, लीजेंड्स क्रिकेट लीग ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका में। इसके विजेता राजस्थान किंग्स रहे थे, जिसके कप्तान रॉबिन उथप्पा हैं, और उपविजेता न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स, जिसके कप्तान युवराज सिंह। इसके बाद टेनिस में देखेंगे तो मायामी टेनिस ओपन में कह सकते हैं पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी विजेता रही थी। इस तरीके से डबल्स में लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा के बाद रोहन बोपन्ना मायामी ओपन खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने। फुटबॉल में देखेंगे। फुटबॉल में सबसे पहले टर्किश वुमेन्स कप फुटबॉल, इसमें विजेता कोसोवो रहा था और भारत यहाँ पे उप विजेता रहा था। भारत अगर कहीं फाइनल में पहुंचा फुटबॉल में तो बहुत जरूरी हो सकता है, यह आ सकता है आपके एग्जाम में। टर्किश वुमेन्स फुटबॉल में भारत उप विजेता रहा था, हालांकि प्रतिभागी टीमें सिर्फ 4 थीं। शतरंज में देखेंगे। शतरंज में अगर देखें तो ज्यादा नहीं यहाँ पे कोई जरूरी है। शतरंज आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये वाला देखिए। अहमदाबाद से 6 वर्षीय तक्षवी वाघानी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर 16 सेंटीमीटर से अधिक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। ठीक है, तक्षवी नाम है, तक्षवी वाघानी। लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में होने वाले पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बन जाएंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जूरी सदस्य के रूप में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला एथलीट बन जाएंगी बिल्किस मीर। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले नेपाल के पहले बल्लेबाज और क्रिकेट के इतिहास के तीसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं नेपाल के ये बैट्समैन दीपेंद्र सिंह ऐरी। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने T20 इंटरनेशनल मैच जो कतर के साथ हो रहा था नेपाल टीम का, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल मैच है, बहुत जरूरी है। इसमें पूछेंगे किसके खिलाफ लगाए, तो कतर के बॉलर के खिलाफ दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। 6 गेंदें होती हैं, 6 गेंदों पर छक्के लगाए। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। समिट्स में देखेंगे, पहला ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस हुआ था परिवर्तन चिंतन, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, परिवर्तन चिंतन। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन ये थीम थी। फर्स्ट ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम कॉन्फ्रेंस, ये कार्टिजीना में हुआ था, कोलंबिया में। इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक जो है, यूनिसेफ ने सब मिलाकर कहा कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये तीनों इंस्टीट्यूट्स करीब 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा करेंगे। इसमें ये कहा गया था कि 400 मिलियन खर्च करेगा वर्ल्ड बैंक और 180 मिलियन खर्च करेगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 10 मिलियन यहाँ पर आएंगे यूनिसेफ की तरफ से। और भारत मतलब कह सकते हैं 9 से 14 वर्ष के उम्र की बालिकाओं के लिए, किशोरियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन से जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है महिलाओं में, उसको रोकने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन भारत में किया जाएगा। ये अभी इंटरिम बजट जो आया था, इंटरिम बजट 2024-25 का, उसमें अनाउंस किया गया था ये वैक्सीनेशन का। 9 से 14 वर्ष की उम्र की किशोरियों बालिकाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेट किया जाएगा भारत में। इसके बाद सौर ऊर्जा कांग्रेस ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ET एनर्जी वर्ल्ड द्वारा आयोजित की गई थी सौर ऊर्जा कांग्रेस। विकसित भारत विकसित कश्मीर प्रोग्राम, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जी ने कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कश्मीर के लिए राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके बाद आ जाएंगे 21वां बायो एशिया। बायो एशिया हमेशा हैदराबाद में होता है। एशिया का सबसे बड़ा जैव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन इसको बोलते हैं, यानी कि एशिया लार्जेस्ट बायो साइंस एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था हमेशा होता है तेलंगाना हैदराबाद में। इस बार इसकी थीम थी डेटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये हुई थी।
इस बैठक में फ्रांस के दूतावास और भारत में कोस्टारिका के दूतावास की सहभागीदारी हुई थी। तो फ्रांस का दूतावास इसमें शामिल हुआ और भारत में कोस्टारिका का दूतावास भी इसमें शामिल हुआ था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। रोगी सुरक्षा पर छठा वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन 2024 ये हुआ था सेंटियागो चिली में। चिली की कैपिटल सेंटियागो। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें पहली बार मरीजों के लिए एक चार्टर जो है जारी किया गया है। WHO ने मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला मरीज सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया है, यानी कि मरीजों के जो अधिकार हैं उसमें इनको बताया गया है। इस बार इसकी थीम क्या है? थीम है ब्रिंगिंग एंड सस्टेनिंग चेंज इन पेशेंट सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये कब मनाया जाता है? क्या ये अप्रैल में मनाया जाता है? चलिए बता ही देते हैं, अप्रैल में नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी नेपाल में। माइको पहचान नेपाल द्वारा मतलब जो कि एक एनजीओ काम करता है नेपाल में, उसके द्वारा बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि नेपाल को प्रमोट करना है सेफ और रिस्पेक्टेबल डेस्टिनेशन, किसके लिए? सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी किसकी बात कर रहे हैं? LGBTQ की। LGBTQ इत्यादि जो है, LGBTQ+ जिसको बोलते हैं, उस कम्युनिटी के लिए ये रेनबो कॉन्फ्रेंस मनाई गई थी नेपाल में। अभी नेपाल के बारे में न्यूज़ भी आई थी, 1-2 मंथ पहले हमने आपको बताया था कि फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने का और लीगलाइज करने का काम किया है। यहाँ पे शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू रजिस्टर या लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, तो इसका आंसर नेपाल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर थाईलैंड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, थाईलैंड। साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें तो थाईलैंड, साउथ एशियन नेशन की बात करें तो नेपाल। इसके बाद 16वां वैश्विक भविष्य ऊर्जा सम्मेलन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में हमने नवंबर में बात की थी, इसकी डेट आ गई थी। ये 16 से 18 अप्रैल में ये हुआ था। कहाँ पे? अबू धाबी में हुआ था, UAE अबू धाबी में हुआ था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी कॉन्फ्रेंस। और जो फ्यूचर एनर्जी कंपनी है मस्दर, इसने इसको होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। मेला महोत्सव की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव का आयोजन किया गया था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और विविधता का अमृत महोत्सव ये मनाया गया था राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। इसका उद्देश्य मतलब क्या था? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बहुविविध सांस्कृतिक विरासत को मनाना। उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया ने किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने, और अध्यक्षता हालांकि की थी उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो अध्यक्षता अलग है और उद्घाटन अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था श्रीलंका में। हालांकि इसको आयोजित किया था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा द्वारा, श्रीलंका में इसको आयोजित किया गया था। एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन हुआ था झारखंड में, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची झारखंड में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन हुआ था। इसके बाद नवरेह उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, कश्मीरी नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन हुआ था सिमडेगा जिला झारखंड में। इसकी थीम थी एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉस्परस फार्मर्स। ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव ये हुआ था कान्हा शांति वनम हैदराबाद में। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस के बीच सहयोग से इसका आयोजन हुआ था। हैदराबाद में स्थित विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में इसका आयोजन किया गया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर ये हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। इस बार इसकी थीम थी इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। और भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव या अहिंसा महोत्सव मनाया गया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। पीएम मोदी जी ने एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया था महावीर जयंती पर। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में आ जाते हैं। फोर्ब्स हो गया, हुरून हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, इनके द्वारा अमीरों की सूची आती रहती है। जो लेटेस्ट सूची है वही सबसे जरूरी होती है। जैसे इसके बाद अगर कोई सूची आ जाती है अप्रैल के बाद तो वो जरूरी होगी। विश्व के अरबपतियों में शीर्ष 3 कौन है? बर्नार्ड आर्नोल्ट ये टॉप पर हैं इस समय, एलोन मस्क सेकंड पर आ गए, जेफ बेजोस ये अमेरिका से मतलब थर्ड पे हैं। विश्व के अरबपतियों की सूची में भारत में अगर देखें तो इंडिया में टॉप पर, वैश्विक सूची में कुल मिलाकर 9वें पर, सेकंड पर गौतम अडानी भारत में और शिव नादर
3rd पर, सावित्री जिंदल और फैमिली 4th पर और दिलीप सांघवी 5th पर। इसके बाद आ जाएंगे हम ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा शीर्ष 3 सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की बात की गई थी। तो टॉप 100 में जो टॉप 3 हैं भारतीय ब्रांड इंश्योरेंस संबंधित, उसमें टॉप पे LIC है, फिर कैथे लाइफ इंश्योरेंस, फिर NRMA इंश्योरेंस। डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग जो WTO ने जारी की है, इसमें डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग के मामले में टॉप पर अमेरिका है, 2nd पर UK है, 3rd पर आयरलैंड है, फिर 4th पर भारत को इसमें रखा गया है, 5th पर जर्मनी को। तो इंडिया की रैंक इसमें ध्यान रखिएगा 4th पे। इसके बाद इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर ट्रेंड्स रिपोर्ट जो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, सीप्री की रिपोर्ट जिसको कहते हैं, कि 2019 से 23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 3 शस्त्र निर्यातक राष्ट्र, जो टॉप पर हमेशा अमेरिका होता है जो शस्त्र निर्यात करता है, 2nd पर रशिया और 3rd पर फ्रांस। 2019 से 2023 की अवधि में जो सबसे ज़्यादा शस्त्र खरीदने वाले देश है उसमें टॉप पर इंडिया है, 2nd पर सऊदी है, 3rd पर कतर है। ठीक, इसके बाद हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, इसमें यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या के मामले में टॉप पर है US है, और फिर 2nd पर चाइना है, 3rd पर इंडिया है। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में इंडिया 3rd पर है। रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है प्रेसिडेंट जी को, ये याद रखिएगा। 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट सबमिट की गई है। UNFPA की रिपोर्ट आ गई है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट आ गई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट हम लोग कह सकते हैं। इसका जो शीर्षक है वो याद रखना है, इंटरवीवन लाइफ्स थ्रेड्स ऑफ होप, ये इस बार थीम है। 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, ये इनका अनुमान लगाया गया है। और भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है, 144.17 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है। और चीन की अगर बात करें तो चीन की जनसंख्या अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं है, 2nd वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अब चाइना हो गया है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, 1st इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, ये याद रखिएगा। भारत की 24% आबादी 0 से 14 वर्ष की है, 17% आबादी जो है 10 से 19 वर्ष की, 25% 10 से 24 वर्ष की, 68% आबादी जो है 15 से 64 वर्ष की है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश, या फिर क्या बोलते हैं इसको, 15 से 64 वर्ष की आयु को। वैसे तो भारत में 15 से 59 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। तो भारत का जनसांख्यिकी लाभांश कितना है, 68%। 7% आबादी 65 वर्ष से अधिक लोगों की है, जिनको बुजुर्ग कहा जाता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 की अर्थ एक्शन के द्वारा जारी की गई थी। इसमें भारत, चीन और US सहित 12 देश दुनिया भर के जो मिसमैनेज्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन है उसके 52% के लिए जिम्मेदार है। फूड वेस्टेज इंडेक्स किसके द्वारा आया था, यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। बस इतना ही याद रखना जरूरी है। इसके बाद वर्ल्ड हेपेटाइटिस की रिपोर्ट आई थी WHO के द्वारा। इसमें कहा गया है कि विश्व भर में जितने भी मामले आ रहे हैं हेपेटाइटिस से, 11.6% मामलों के लिए जिम्मेदार कौन है, भारत है। ठीक, चीन के बाद हेपेटाइटिस के सबसे ज्यादा मामले कहाँ पर रिपोर्ट किए गए थे, भारत में, WHO के अनुसार। इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार कर्नाटक, गुजरात स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बनाइजेशन के प्रयासों में पीछे हैं, इनको और काम करने की जरूरत है। MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। इसमें सही कथन का चयन करना है, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था पायलट प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी के लिए। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना की पायलट शुरुआत की थी, जिसमें 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में इनको कार्यान्वित किया जाना है, मतलब अनाज भंडारण परियोजना को। 11 राज्यों में 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है PACS, उसमें इसको लागू किया जाएगा। और लागू करने के बाद ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम साबित होगी। वो इसमें ये पूछ सकते हैं कितने राज्यों के लिए इसको लॉन्च किया, 11 राज्यों के लिए, सही है। भारत कोल इंपोर्ट को खत्म करना चाहता है पूरी तरीके से 2025-26 तक, ये टारगेट है अभी, लेकिन आपको पता है टारगेट इतनी जल्दी अचीव नहीं किया जा सकता है, लेकिन टारगेट है कि कोल इंपोर्ट पूरी तरीके से भारत बंद कर देगा 2025-26 तक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सही कथन दोनों हैं, ए और B दोनों करेक्ट है, B यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के कोंच नामक जगह पर कॉयर शोरूम की आधारशिला रखी थी? तो कॉयर शोरूम की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है जालौन में, डिस्ट्रिक्ट जालौन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अभी FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कितने कह सकते हैं कंट्रीज को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है? 4 कंट्रीज को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है। कौन कौन सी? एक UAE हो गया, एक बारबडस हो गया, एक जिब्राल्टर और एक युगांडा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में जो FDI नीति में संशोधन किया है। तो अब कितना FDI स्पेस सेक्टर में अलाउ कर दिया है? ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, डी। 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला भारत का विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी तमिलनाडु के कालपक्कम में स्थापित किया जा रहा है, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज इंडिया ने 21 मार्च 2024 को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया था। तो भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यूरेनियम 233 पर का उपयोग करने वाला विश्व का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के कालपक्कम बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? भवानी। 12 मार्च 2024 को क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया था? फ्लाई 91 का उद्घाटन उड्डयन मंत्री ने किया था, श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच पहली उड़ान सेवा को हरी झंडी इसमें दिखाई थी। कौन सा कथन सही है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के पारादीप बंदरगाह ने कार्गो प्रबंधन में रिकॉर्ड उपलब्धि इसमें प्राप्त की है। और कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 1870 के बाद कार्गो हैंडलिंग की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त की है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना है कितना टर्नओवर रहा, ये सब नहीं आएगा। आप ये समझिए कि भारत में कुछ मेजर पोर्ट हैं और कुछ माइनर पोर्ट हैं। माइनर पोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, और मेजर पोर्ट को देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ये समझना आपको जरूरी है। दुबई के मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में सही कथन क्या है? फरवरी 2024 में दुबई ने भारतीय पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा की शुरुआत की है। 90 दिनों के प्रवास की अनुमति मिलेगी और एक और बार 90 दिवस बढ़ाई जा सकेगी, और एक साल में अधिकतम 180 दिवस का जो कह सकते हैं स्टे किया जा सकेगा दुबई में। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। भारतीयों के लिए ये वीज़ा की शुरुआत की है दुबई ने। हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, बोथ 1 and 2 करेक्ट, डी। 10 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में NTPC REL की 630 मेगावाट की बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? इसकी आधारशिला रखी थी श्री RK सिंह ने और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, B and C। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और RK सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी। तो मध्य प्रदेश में NTPC REL की बरेठी सौर परियोजना कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में पड़ता है बरेठी, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2024 को भारत के किस राज्य की 2 पारंपरिक उत्पादों माताबारी पेड़ा और पचरा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था? तो त्रिपुरा के ये प्रोडक्ट हैं माताबाड़ी पेड़ा और पचरा, इनको GI टैग मिला है त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। डेयरी प्रोडक्ट है माताबारी पेड़ा, दूध से बनता है, और त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जबकि पचड़ा या पचरा स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाला हाथ से बुना कपड़ा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए निर्धारित किया है? तो रॉ जूट का जो MSP है वो निर्धारित किया गया है 5335 रुपये।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी स्थित 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इनकी कुल लागत आई है 6315 करोड़ रुपए इनको बनवाने की। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पर सही है। 4 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किसने किया था? इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट जी ने किया था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसको नाम दिया गया है कार्ट, शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये कैंसर का इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट है। कार्ट टी इसको कहेंगे। और इसको मतलब किसने, कहाँ पे शुरू किया गया? आईआईटी बॉम्बे ने इसको शुरू किया है। इसका उद्घाटन किया था या फिर इसको अनेबल किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2024 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पडता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। और प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कक्ष जिले के जूना खाटिया नेक्रोपोलिस के निकट स्थित है ये। ठीक है, तो 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। कहाँ पे? पडता बेट, गुजरात में। इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर। एल्युमिनियम के उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। थर्ड लार्जेस्ट है भारत लाइमस्टोन के मामले में। फोर्थ लार्जेस्ट है आयरन ओर के मामले में। और ये आपको याद रखना है, फरवरी 2024 तक का ये अपडेटेड है। तो दोनों ही यहाँ पे कथन सही हो रहे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एफपीओ यानी कृषक उत्पादक संगठन इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप और ई नैम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, अर्जुन मुंडा। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में गलत कथनों का इसमें चयन करना है। उत्तर प्रदेश ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव की है 5 मार्च 2024 को। ये तो सही है। सेकंड है कि इसका टारगेट है 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल सृजित करना है वर्ष 2030 तक। यहाँ पे रॉन्ग है। ये जो टारगेट सेट किया गया है, ये सेट किया गया 2028 तक के लिए, जबकि यहाँ 2030 लिखा है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी नेडा, ये नोडल एजेंसी बनाई गई है इस हाइड्रोजन पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ओनली 2, यानी कि सेकंड वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, सी। यूपी की हाइड्रोजन पॉलिसी का जो लक्ष्य है वर्ष 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करने का। इसके बाद छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ये कह सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदकों और विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के बीच एकल इंटरफेस कॉमन फेलोशिप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं था ये पोर्टल। इस क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर देंगे आपकी पेड पीडीएफ में। भारत के गुजरात के किस नगर निगम ने 29 फरवरी 2024 को एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? वडोदरा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंडिया का पहला और एशिया का भी पहला फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड होता तो आंसर अलग हो जाता। वो मध्य प्रदेश के नगर निगम कर चुका है। वडोदरा नगर निगम एशिया का पहला कह सकते हैं नगर निगम बना है, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसने एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। आंसर यहाँ पे सी होगा। दुबई की नई सस्टेनेबल सिटी इमर्सी के बारे में सही कथनों का इसमें चयन करना है। सतत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल सिटी दुबई ने अपने नए कला और सांस्कृतिक केंद्र इमर्सी का अनावरण किया है। तो सबसे पहले तो कहाँ पे? दुबई में इमर्सी। ये SEE इंस्टीट्यूट नेट ज़ीरो इमिशन बिल्डिंग में स्थित है और इसका कह सकते हैं जितना भी संचालन होगा सोलर पावर पर होगा और जितनी एनर्जी चाहिए पूरे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उससे 300 गुना ज़्यादा, मतलब 300% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोड्यूस कर लेगा ये, जिस हिसाब का ये भवन बनाया गया है।
इमर्सी नामक ये जो सिटी है ये दुबई में बनाई गई है और ये पूरी तरीके से सस्टेनेबल है, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली है और जितनी एनर्जी चाहिए उसका 300% ये वहीं पे सृजित कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, ए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मनरेगा मजदूरी दर में जो संशोधन हुआ उसके संबंध में गलत कथन बताना है क्या है। मनरेगा स्कीम में वेज बढ़ाई गई है 4 से 10% के बीच विभिन्न राज्यों में। हरियाणा में वेज सबसे ज़्यादा है अनस्किल्ड वर्कर्स की 374 रुपये पर डे, वहीं अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में लोवेस्ट वेज रेट है 234 रुपये। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया था? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, गोरखपुर। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला रखी थी? निफ्ट की आधारशिला उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रखी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और बीएचयू में नया मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की भी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित इस समझौते के दौरान मतलब कह सकते हैं उसके क्रम में जो $375 मिलियन का समझौता किया था, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को सौंपी है? तो भारत ने फिलीपींस को इसको सौंपा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिलीपींस फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में रूस और भारत को छोड़ करके जिसके पास ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध होगी। भारत ने ये कह सकते हैं समझौता किया था 2022 में ब्रह्मोस डिलीवर करने के लिए। तो फाइनली कुछ ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फिलीपींस को भेजी हैं C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को एडिसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सपोर्ट करना है, बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर वो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, लेकिन अगर बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, मेधावी छात्र हैं और नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए बेसिकली ये एक कैच रहेगा, सभी के लिए नहीं है। तो ये मैंने कहा जब भी आप स्कीम पढ़ें तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है उसको देखिए, कौन उसके बेनिफिशियरी बनेंगे उसको देखिए और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं बेसिक वो देखिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए है एडिसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक प्रयोगशाला का वर्चुअल माध्यम से शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी डॉक्टर नीरज मित्तल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस यात्रा पर थी, हमारी प्रेसिडेंट जी 3 दिवस की मॉरिशस यात्रा पर थी 11 से 13 मार्च तक। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने उनको ऑनररी तौर पर जो डिग्री दी थी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की। मुर्मू जी ने पार्टिसिपेट किया था सेरेमनी जो हुई थी इंडियन नेवी की कॉन्टिजेंट के 2 जहाज़ों के साथ। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो है मतलब इन 2 जहाज़ों का इसका नाम है, एक तो INS कदमत लिखा है और CGS सारथी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो जहाज़ों का एक्चुअल नाम है वो CGS सारथी तो शामिल है, कोस्ट गार्ड शिप सारथी, लेकिन INS शिप जो शामिल है उसका नाम है INS तीर, INS तीर। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ओनली 3। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। ये सही है प्रेसिडेंट जी की विजिट के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने 2 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल के किस जिले के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की आधारशिला रखी थी? रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये कहाँ पे है? पुरुलिया में है, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 3 अप्रैल 2024 को किस देश में 7.2 रिक्टर पैमाने की तीव्रता पर भूकंप आया था? ये ताइवान में आया था, हुआलियन काउंटी के दक्षिण पश्चिम रीजन में, ताइवान में। ऑप्शन नंबर सी, बहुत भीषण भूकंप माना जाता है 7.2 का, ये आया था ताइवान में। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीरिंग इम्प्लांट के बारे में बताइए क्या सही है? तो बहरेपन के इलाज के लिए पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हीरिंग इम्प्लांट ये कहाँ पे किया गया था? पुणे के कमांड हॉस्पिटल में, पुणे कमांड हॉस्पिटल में। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें बहरेपन के लिए बेसिकली क्या किया जाता है? मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट, ए यहाँ पे सही है, ए। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई MEN 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बना है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नाइजीरिया।
इस वैक्सीन को फंड मिला है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस से। WHO ने स्ट्रैटेजिक टारगेट रखा है मेनिंजाइटिस को एलिमिनेट करने का पूरे विश्व से 2030 तक। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। कौन सा बैंक लक्षद्वीप के कावरत्ती में शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? प्राइवेट सेक्टर का पहला बैंक जिसने लक्षद्वीप में कावरत्ती में अपना ब्रांच खोली है वो है HDFC बैंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक लिमिटेड। सी। मार्च 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी? जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र खुलेगा गुजरात यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और साथ ही सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन बुद्धिस्ट स्टडी ये कहाँ पे खुलेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में सही कथन क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21A का भी उल्लंघन करता है। तो ये दोनों यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ग्रीन क्रेडिट कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। सी। मध्य प्रदेश के बाद जो है तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। कोविनेट नामक ग्लोबल नेटवर्क किसने शुरू किया है जिससे कि नए कोरोना वायरस जो इमर्ज हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके? तो ये किया है WHO ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, WHO। कोविनेट नेटवर्क में 21 कंट्रीज अभी भागीदार हैं। हाल ही में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के गंगापुरम से खोजा गया है। ये कथन सही है। गंगापुरम जो है चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित अभी एक अभिलेख खोजा गया है, कन्नड़ इंस्क्रिप्शन। जेफ बेजोस की जो स्पेस स्टार्टअप कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसने कुछ स्पेस टूरिज्म अभी प्लान किया है जिसका नाम रखा गया है न्यू शेफर्ड 25 NS-25 मिशन। ये कॉमर्शियल फ्लाइट होगी, स्पेस टूरिज्म इसका लक्ष्य है। और इसमें गोपीचंद थोटाकुरा को भी शामिल किया गया है जो इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर है। तो इस तरीके से अगर ये सक्सेसफुल होता है तो राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे पर्सन बन जाएंगे इंडियन ओरिजिन के जो स्पेस में जाएंगे जेफ बेजोस की इस न्यू शेफर्ड कह सकते हैं मिशन से। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में यूरोप का कौन सा देश 26 घंटे का दिन लागू करने की योजना बना रहा है? 26 घंटे का दिन लागू करने की योजना बना रहा है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नॉर्वे में एक शहर है वैडसो, ठीक है। वैडसो ये प्लान कर रहा है कि वो 24 घंटे नहीं 26 घंटे का दिन माना करेंगे। इसको मोर टाइम प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, नॉर्वे। 26 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी के लिए डेटाबेस किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने इसको लॉन्च किया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, इंडिया। UN पीस कीपर्स की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी यहाँ पर भारत मुखर रहा है। तो उसी क्रम में ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने प्रपोज किया है कि जो UN पीस कीपर्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उनको उनके प्रति अकाउंटेबल ठहराया जाए जो ऐसे क्राइम में संलग्न है पीस कीपर्स के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। सरकार की ई वाहन नीति के बारे में बताना क्या सही है? 15 मार्च 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई व्हीकल पॉलिसी अभी लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाएंगी उनको लिमिटेड इंपोर्ट कार्स का अलाउ किया जाएगा लोअर कस्टम ड्यूटीज़ पर, और इन कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भारत में विदिन 3 साल लगानी पड़ेगी और लोकलाइजेशन लेवल कम से कम 5वें साल 50% का हासिल करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए इस पॉलिसी के लिए? 5,000 करोड़ रुपए, और अपर लिमिट कोई है नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ईवी पॉलिसी के बारे में आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। इनकरेक्ट पूछा है तो इस वजह से आंसर डी हो गया, यानी तीनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। डी यहाँ पे सही होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 14 मार्च 2024 को झारखंड के किस जिले में देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बांस संवर्धन परियोजना का शिलान्यास किया था? तो देश की 5वीं और ईस्टर्न रीजन की पहली स्टेट ऑफ आर्ट लार्ज हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर ये खोला गया है रांची में, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, रांची।
16 मार्च 2024 को किसके द्वारा वर्चुअल माध्यम से झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई थी? तो झारखंड के खरसावां में यह आधारशिला रखी गई थी श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र ये बनेगा खरसावां में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 90 रुपये का सिक्का पीएम मोदी जी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। RBI @90, 90 वर्ष यहाँ पर RBI के पूरे हुए हैं, तो 90 रुपये का सिक्का यहाँ पे जारी किया गया था, सी। 15 मार्च 2024 को भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये उद्घाटन किया गया था एकनाथ शिंदे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इंडिया फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG पावर्ड बस, इंडिया फर्स्ट LNG पावर्ड बस संचालित की जाएंगी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। श्री एकनाथ शिंदे जो वहाँ के CM है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। महाराष्ट्र स्टेट रोड कॉरपोरेशन यानी कि वहाँ के राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित किया जाएगा इसको। LNG और CNG में बेसिकली क्या अंतर है? CNG को जब हम लिक्विफाई कर देते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर जब लिक्विफाई कर देते हैं CNG को, तो वो LNG बन जाती है। ये बस अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो LNG चलने से क्या होगा कि 10% लेसर पोल्यूशन या फ्यूल कॉस्ट पे अंतर आएगा, ये है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश 1 अप्रैल 2024 से कैनबिस को वैध करने वाला पहला देश बन गया है? 1 अप्रैल 2024 से जर्मनी ने अलाउ कर दिया कि 18 वर्ष से ऊपर के अगर आप हैं तो 25 ग्राम कैनबिस अपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कैरी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय कंपनी बन गई है? फर्स्ट इंडियन कंपनी एवर टू अचीव 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये कैपेसिटी अचीव की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, क्योंकि 73 से 93 करीब सोलर है, 1401 विंड है और 2140 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी अचीव कर लिया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कितने प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश से इनको GI टैग अभी प्रदान किया गया इस मंथ? अप्रैल मंथ में उत्तर प्रदेश के 21 उत्पादों को अभी GI टैग प्रदान कर दिया गया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुल कितने GI टैग्ड प्रोडक्ट हो गए हैं? 75। कितने को दिया गया, मतलब कौन कौन से जो दिया गया? बनारस की ठंडाई, बनारस के तबले को, बनारस की शहनाई को, भरवा मिर्च को, बनारस चिरई गाँव करौंदा को, बनारस के लाल पेड़े को, बनारस की भित्ति चित्र को, तिरंगा बर्फी को, मेटल कास्टिंग को, जौनपुर की मर्ती को, मथुरा की शिल्प को, बुंदेलखंड कठिया गेहूं को, पीलीभीत की बांसुरी को, चित्रकूट की लकड़ी के शिल्प को और खिलौनों को, रामपुर के पैच वर्क को। तो ये अगर आप UPPCS देने जा रहे हैं, RO का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए कौन कहाँ का क्या है, ये मिलाने को आ सकता है कोई 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस भारतीय प्रधानमंत्री के बाद न्यूज़ वीक कवर पर फीचर होने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो सबसे पहले न्यूज़ वीक पर छापा गया था एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, लेकिन अब PM मोदी जी को भी इसमें जगह मिली है। भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों का एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्पेस जिसका नाम है एक मेजर टेस्ट और इवैल्यूएशन सेंटर सोनार सिस्टम्स के लिए सेटअप किया गया है DRDO के द्वारा। कहाँ पे? केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया है स्पेस को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, केरल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 22 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कुवैत में। जैसे हमने आपको बताया था कुवैत से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वो यही है कि कुवैत में प्रत्येक रविवार को रेडियो पर आधे घंटे के लिए 93.3 और 96.3 FM पर हिंदी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था? तो एक एक करके 3 देशों ने प्रतिबंध लगाया था, हांगकांग ने, सिंगापुर ने और मालदीव ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ जी ने 42वीं इंटर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की बैठक में ये अनाउंस किया था कि भारत हर हाल में वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, यानी डेब्री फ्री स्पेस मिशन बाय द ईयर 2023। ये टारगेट है इसरो का।
तो ये सही है। 55th लूनर और प्लानिटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन हुआ था वुडलैंड्स टेक्सास में, यूएस में। और यहाँ पर अनाउंस इन्होंने किया था कि एक ह्यूज वॉल्केनो जिसका नाम है नॉक्टिस वोल्केनो, इसको मार्स पे खोजा गया है। तो मार्स में एक ह्यूज वोल्केनो खोजा गया जिसका नाम है नॉक्टिस वोल्केनो। अभी तक यही नाम है, बाद में बदल भी सकते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एआई अधिनियम, जो यूरोपियन यूनियन ने अभी एआई एक्ट लाया है, जो काफ़ी दिन से ये लोग चर्चा कर रहे थे, तो फाइनली एआई एक्ट पारित कर दिया यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन के लिए। इस एक्ट को 523 वोट मिले थे फेवर में, 46 अगेंस्ट में और 29 एब्सटेंशन यहाँ पे मिले थे। इन्होंने कहा है कि एआई को प्रबंधित करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और कह सकते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए एआई को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा सी। अच्छा, आपसे पूछेंगे एआई एक्ट सबसे पहले कौन लाया है? सबसे पहले एआई को रेगुलेट करने का काम किसने किया? तो यूरोपियन यूनियन ने किया, ईयू ने। 9 मार्च 2024 को ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और इंडोर एक्वेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो ओडिशा में खुला है, ओडिशा के मुख्यमंत्री जी ने किया था, श्री नवीन पटनायक ने। इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और इंडोर एक्वेटिक्स सेंटर, इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री नवीन पटनायक। 30 मार्च 2024 को चेन्नई के तांबरम के कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्वम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वहाँ के गवर्नर श्री RN रवि ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं का स्टैचू यहाँ पे लगाया गया है। परमवीर चक्र गार्डन ऐक्यम एग्जीबिशन, कांची महास्वामी विद्या मंदिर, तांबरम, चेन्नई में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 16 मार्च 2024 को आइसलैंड के रेक्सेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आइसलैंड में फिर से आपातकाल आ गया था। इंडिया का जो इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म जो है आयरा, ये रिलीज हुई थी 4 अप्रैल को, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। भारत ने किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय द ईयर 2028-2029। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए यहाँ पे सही है, ए सही है। भारत ने किस वर्ष तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख मेगावाट भारत अचीव करना चाहता है 2047 तक, 2047। अभी सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स नेट जीरो पोटेंशियल फॉर इंडिया रिपोर्ट आई है। ये किसने पब्लिश की है, प्रिपेयर की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने, IIM अहमदाबाद ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि 1 लाख मेगावाट हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए अगर हमको नेट जीरो का अपना टारगेट अचीव करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को किस राज्य में ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो एक्वेटिक सेंटर फॉर ICG, ये इसका इनॉग्रेशन किया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, तमिलनाडु। लोंगटे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोंगटे फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की नीशी ट्राइब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, नीशी जनजाति के द्वारा। पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को पहली बार वोटिंग का यहाँ पर राइट दिया गया था लोकसभा इलेक्शंस में? शोम्पेन ट्राइब को। शोम्पेन ट्राइब जो कि एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है, इसको पहली बार वोटिंग राइट यहाँ पे मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अमेरिका के किस राज्य ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसमें कहा गया कि अगर 14 या 15 साल के बच्चे हैं तो उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले, मतलब उनके सोशल मीडिया अकाउंट बनने से पहले पेरेंट का कंसेंट चाहिए होगा। तो ये किया है फ्लोरिडा ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, फ्लोरिडा। भारत दालों का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद 2023-24 में दालों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। यानी कि इंपोर्ट हम लोग काफ़ी कर रहे हैं पल्सेस का, बावजूद इसके कि हम मेजर प्रोड्यूसर हैं तब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं दालों का, ये सही है। और दीनदयाल उपाध्याय और VO चिदम्बरम पोर्ट के बीच जो पारादीप पोर्ट है, इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेजिग्नेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा।
दीनदयाल बंदरगाह और वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के बीच स्थित पारादीप बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में सरकार ने नामित किया है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने किस देश को महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? Which country has been appointed by United Nations Commission on Status of Women to lead Women's Rights Forum? इन्होंने सरप्राइजिंगली सऊदी अरब को नामित किया है 2025 में होने वाले कह सकते हैं सेशन को चेयर करने के लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि फास्टैग वगैरह की जगह अब सीधे टोल कलेक्शन के लिए उपग्रह आधारित टोल संग्रहण प्रणाली शुरू की जाएगी कुछ सालों में। तो ये भी सही है, ये यहाँ पर सही है। केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि केरला गवर्नमेंट सीधे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी क्योंकि उनके कुछ बिल्स जो कि आरिफ मोहम्मद खान ने प्रेसिडेंट जी को रिफ़र किए थे, उन्होंने उन पर असेंट नहीं दिया है। मतलब 7 में से 4 बिल पर असेंट नहीं दिया है प्रेसिडेंट जी ने। तो इसको लेकर के केरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तो यहाँ पर भी दोनों कथन यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। बी यहाँ पे सही है। केरल सरकार किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट गई? आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम के बारे में बताना है क्या सही है? इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में अमेंडमेंट किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, इसमें कहा गया है कि कैरी बैग्स और आइटम्स अब बनाए जा सकते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से। अगर कैरी बैग बना रहा है कोई तो उसको बेचा जा सकता है और मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा या फिर अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। मतलब पहले तो पूरी तरीके से बैन कर दिया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को और कैरी बैग को, लेकिन कैरी बैग अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना है या कंपोस्टेबल प्लास्टिक से तो वो अब बनाया जा सकता है, बेचा जा सकता है। ये है कुल मिलाकर नए नियम। 24 अप्रैल 2024 को हिमाचल के झाकड़ी में स्थित SJVN लिमिटेड की 1500 मेगावाट की नथफा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किया था? इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इसको इनॉग्रेट किया था गीता कपूर ने, जो कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की कह सकते हैं CMD है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस गीता कपूर, ऑप्शन नंबर सी। अभी कथन कारण वाला है सवाल देख लेते हैं हम लोग। कथन यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर प्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये सही है, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूल को निकालने के लिए जो खर्चा आता है फॉसिल फ्यूल का, उसमें कार्बन एमिशन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एमिट नहीं करता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ये कथन सही है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा भारत के बिजली उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देती है, जिसमें 23 रिएक्टर संचालित हैं और 7480 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। ये डेटा तो सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मतलब दोनों कथन तो ये सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यार इसको। तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि बोथ ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी।